So let's start with the first sum for the day, that is question number 8 on page number 87. Question number 8 पेज नंबर 87. तो ये क्या बोल रहा है, देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर. ठीक है, तो हमको मालूम है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है, क्या होता है वगैरह. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे से जो सम आएगा ना, मैं तुमको उसका कैलकुलेशन समझा देगा एंड मैं तुमको उसका जर्नल एंट्री समझा देगा. ठीक है, वो लाइन मार के सब लिखने का काम तुम लोग करना, मैं वो लाइन मार के सब नहीं लिखूंगा, मैं तुमको जर्नल एंट्री समझा देगा एंड उसका पूरा कैलकुलेशन समझा देगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ नवंबर मंथ. तो ये साल है 2018, तो डेट के कॉलम में फर्स्ट लाइन में हम 2018 लिखेंगे. फिर नवंबर 1 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन. ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, देखो, सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. इसका मतलब क्या हो गया कि एक शेयर का जो दाम है ना, वो है तुम्हारा 100 रुपीज. ऐसा तुम्हारे पास कितना शेयर्स है, यू हैव 1000 शेयर्स. सो यू आर सेलिंग 1000 शेयर्स एंड ईच शेयर का प्राइस इज ₹100 and you paid a brokerage of ₹1% and the amount is credited to our account. इसका मतलब वो बोल रहा है कि आपने शेयर्स बेचा एंड उसमें आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ा एंड पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपके अकाउंट में आके जमा हो गया है. देखो, ये शेयर्स का कैसा रहता है मन में, जब भी आप शेयर्स परचेस करते हो एंड जब भी आप शेयर सेल करते हो तो आपको है ना ब्रोकरेज पे करना पड़ता है. ठीक है, जब भी मैं तुमको एक सिंपल शॉर्टकट समझा देता हूँ, जब भी आप शेयर परचेस करोगे तो आपको ब्रोकरेज को ऐड करना है एंड जब भी आप शेयर का सेल करोगे तो आपको ब्रोकरेज को माइनस करना है. तो अभी ये जो क्वेश्चन मेरे सामने है, अगर तुम लोग इसका फर्स्ट वर्ड ध्यान से पढ़ते हो, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सोल्ड 1000 शेयर्स. सो व्हेन दे आर टेलिंग सोल्ड 1000 शेयर एंड उसमें हम लोग ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो सर ने हमको बताया था कि जब भी यू आर सेलिंग शेयर्स, ब्रोकरेज शुड बी डिडक्टेड. तो सर ये अभी कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे, तो चलो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं. तो अगर मैं आपको बोलूं शेयर का वैल्यू, तो शेयर का वैल्यू कितना है सर, 1000 शेयर है, एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, तो टोटल हो गया 1 लाख रुपया. उसमें से मैं ब्रोकरेज माइनस करूंगा. सर ब्रोकरेज माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेल बेच रहे हैं, अगर हम परचेज कर रहे होते तो हम प्लस करते. तो ब्रोकरेज हम माइनस करेंगे, ब्रोकरेज इज 1%. तो 1% का बात करेंगे तो ब्रोकरेज हो गया 1000 रुपीज. तो 1000 रुपीज माइनस होएगा, तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में जो पैसा जमा होगा वो रहेगा ये है मेरा अमाउंट रिसीव्ड. तो मेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा, मेरा जर्नल एंट्री आएगा नवंबर 1. मेरा जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज द रिसीवर. बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू शेयर्स अकाउंट 99,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट, या कोई लोग शेयर्स के बदले दे ऑल्सो राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो. शेयर अकाउंट लिखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखो, बोथ आर करेक्ट. सर ये माइनस क्यों किया, बिकॉज वी आर सेलिंग द शेयर. अगर सपोज हम ये शेयर्स परचेस कर रहे होते तो हम ब्रोकरेज को क्या करते, प्लस करते, एंड प्लस करके जो इधर वैल्यू आता ना वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते. तो परचेस कर रहे होते तो प्लस करते, सेल कर रहे हैं सर इसके लिए हमने ब्रोकरेज को माइनस किया, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कभी भी शेयर को तुम परचेस करोगे, शेयर परचेस करोगे तो उस पे होने वाला जो ब्रोकरेज है वो ऐड होता है, एंड जब भी आप शेयर सेल करोगे तो उस पे होने वाला जो ब्रोकरेज है वो आप लोग माइनस करोगे. ठीक है, वेरी सिंपल. तो दिस इज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ द इवनिंग. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कुछ भी लिख सकते तुम, यू कैन राइट शेयर और यू कैन राइट इन्वेस्टमेंट, चॉइस इज टोटली योर्स. बोलो, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस सम? लेट्स टेक अप द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. तो इसको मैं निकाल देता हूं. सेकेंड वाला जर्नल एंट्री क्या बात कर रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ₹2 लाख. अभी ये तो बहुत इजी है, ये तो सर बचपन है. बताओ क्या एंट्री आना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ऑफ ₹2 लाख. तो मेरा एंट्री आएगा सर परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, एंड कहीं पर भी पेमेंट का बात नहीं कर रहा है, तो आशीष एंड कंपनी अकाउंट 2 लाख रुपया, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आशीष एंड कंपनी. सिंपल ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट 6th में
सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी, अगेन वेरी सिंपल, ये तो एकदम बेसिक है। सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी, कहां पर भी वो लोग ने मेंशन नहीं किया है कि कैश मिला है तुमको या चेक मिला है तुमको, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो तुम लिखेगा विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू गुड्स गोज आउट, तो टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 rupees being goods sold to विराट एंड कंपनी। एकदम बेसिक बेसिक सम है। बोलो, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या लगता है तुमको क्या आना चाहिए बताओ? एडवर्टाइजमेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट इज माय एक्सपेंस, तो सर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और पेड बोला है तो क्या क्रेडिट होना चाहिए, कौन बताएगा क्या क्रेडिट होना चाहिए? बोलो बोलो, क्या क्रेडिट होना चाहिए? टू, देखो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट क्या आना चाहिए, टू क्या आएगा? अरे कोई तो बोलो। हेलो, अरे मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए बिकॉज सर आपने पे किया है, तो एडवर्टाइजमेंट इज योर एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। नेक्स्ट, कॉपीज देखो पेड, देखो पेड 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 फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इसका मेरा जर्नल एंट्री नवंबर 10, इट विल बी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्या वैल्यू है? इट इज 7,000 रुपीज टू कैश अकाउंट, वैल्यू इज 7,000 रुपीज। वाई कैश? बिकॉज सर वहां पर द वर्ड मेंशन्ड इज पेड, पेड मतलब कैश गोज आउट। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट डिफिकल्टीज? लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी 1,50,000 एट 18% जीएसटी। अब ये जीएसटी वाला हमने बहुत सारा एंट्रीज देखे हैं, तो परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी एट 18% जीएसटी, तो चलो वही अपना सिंपल कैलकुलेशन, गुड्स का वैल्यू कितना है? 1,50,000, तो 1,50,000 का गुड्स, ये क्या बनेगा? दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय वर्किंग नोट, ठीक है, वो ब्रोकरेज वाला वर्किंग नोट, और इधर फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे 18% था, 18% ही था ना क्वेश्चन में, हाँ 18%, तो 9% मेरा CGST, फिर प्लस 9% मेरा SGST, तो 9% इसका कम्स टू 13,500, 13,500, तो इसका टोटल आएगा 1,77,000। तो सर इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? वी आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी, तो नवंबर 12 एंट्री आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट। परचेसेस अकाउंट डेबिट क्यों किया हमने, कौन बताएगा? सिर्फ मेरे को इसका आंसर, परचेसेस अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर? गुड्स। गुड्स, परफेक्ट। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद हम जब खरीदते हैं तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 13,500, फिर इनपुट SGST। SGST अकाउंट डेबिट 13,500। हमने पेमेंट किया नहीं है क्योंकि कहीं पर भी वैल्यू नहीं, ऐसा बोला नहीं है कि अमाउंट इज पेड, तो टू प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट, टू प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट 1,77,000 rupees. This is my journal entry and this is the working note for this journal entry. Anyone has any doubt? इसमें किसी को कोई डाउट? जीएसटी वाला बहुत सारा सम्स किया है हमने, तो मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को है क्या डाउट इसमें? फिर भी नो डाउट। No, sir. नो डाउट, चलो परफेक्ट। आ जाते हैं 15th वन। 15th वन क्या बोल रहा है देखो, 15th वन बोल रहा है पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000 एट 12% जीएसटी। ओके, तो हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भर रहे हैं एंड उसमें हम जीएसटी पे कर रहे हैं, चलो वापिस उसका कैलकुलेशन वही से ही आएगा। 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, उसमें 12% जीएसटी बोल रहा है, तो 12% अगर जीएसटी बोल रहा है तो इसका मतलब 6% CGST रहेगा एंड 6% SGST रहेगा, तो 10,000 का 6% इज 600, इसका 6% भी 600 ही आएगा, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू इज 11,200 रुपीज। तो जैसे यहाँ पर हम परचेसेस लिखते थे, इधर वो एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, वैल्यू विल बी 10,000 रुपीज। फिर उसमें आएगा इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट 600, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट 600 and 2 cash account. Why? Because sir ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट इज पेड. कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पर लिखा हुआ है पेड, तो पेड है मतलब कैश गोज आउट, तो यहाँ पर मेरा कैश इज गोइंग आउट, तो इसके लिए कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. सो दिस इज माय जर्नल एंट्री फॉर 15th of November. क्लियर सबको इधर तक? Yes, sir. ब्रिलियंट. चलो बढ़ते हैं आगे. Purchased goods from Vikram and Sons 1,20,000 at 18% GST and paid half of the amount immediately. ओके, तो जीएसटी का फिर क्वेश्चन वही आ गया वापिस सेम कैलकुलेशन. सर 1,20,000 का हमारा गुड्स है, उसमें यहाँ पर बोल रहा है जीएसटी 18% है, तो हमारा 9% रहेगा सीजीएसटी प्लस हमारा 9% रहेगा एसजीएसटी, जो कि आएगा ये 10,800 आएगा, इसका भी 10,800 आएगा, तो इसका टोटल विल कम टू कितना आता है इसका टोटल? ये 800 ये हो गया 1600, 1 कैरी 1 नीचे 4, 1,41,600. तो सर ये 1,41,600 क्या वो पूरा पे कर रहा है क्या? 1,41,600 नहीं, हाफ पे कर रहा है. तो सर हाफ इज कैश ट्रांजैक्शन एंड बाकी हाफ इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो इसका हाफ will come to 70,800 and remaining half will also be 70,800. तो इसका जर्नल एंट्री विल बी योर परचेसिंग गुड्स, तो परचेस अकाउंट डेबिट 1,20,000, फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800 एंड तुमने थोड़ा कैश भरा है, तो 2 कैश 70,800 एंड 2 क्या नाम है वो पार्टी का जिससे हमने लिया है? विक्रम एंड सन्स. तो यहाँ पर आएगा विक्रम एंड सन्स अकाउंट. तो जो क्रेडिट है वहां पर हम लिखते हैं पार्टी का नाम, तो विक्रम एंड सन्स अकाउंट 70,800 रुपीज. क्लियर है सबको ये? हाँ सर. समझ में? ओके, ये बहुत बार आ चुका है पहले भी, तो इसके लिए मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करूंगा. चलो अभी आते हैं नेक्स्ट वाला, पेड टू प्रकाशन कंपनी लेस 10% रेट डिस्काउंट. अभी जरा मेरे को बताओ ये प्रकाशन कंपनी है किधर? देखो ये एक ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है, वो 12th वाला दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर. 12th वाला ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है, तो 12th वाला ट्रांजैक्शन में हमको अभी जाके चेक करना पड़ेगा कि प्रकाश एंड कंपनी को हमने 10% डिस्काउंट देके पेमेंट किया है. तो देखो मेरा एकदम ट्रांजैक्शन तो बहुत सिंपल है. सिंपल क्या है? मेरा ट्रांजैक्शन का जो मेरा आंसर आएगा जर्नल एंट्री का, उसका आएगा प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट बिकॉज दे आर द रिसीवर. हमने पे किया तो 2 कैश अकाउंट, चेक वेक से पेमेंट किया क्या? रुपए से कुछ दिया है? नहीं. एंड हमको डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पर आएगा 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अभी सवाल ये उठता है कि सर हमको कितना डिस्काउंट मिला है और हम उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, अभी डिस्काउंट कितना मिला ये जानने के लिए जरा देखते हैं प्रकाश एंड कंपनी वाला ट्रांजैक्शन. देखो प्रकाश एंड कंपनी वाला ट्रांजैक्शन किधर है? मान में 12 नवंबर का ट्रांजैक्शन दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे. हाँ सर. तो ये इसका देखो वर्किंग है. अगर तुमको याद रहेगा इन आवर लास्ट क्लास मैंने तुमको बताया था जब भी तुमको डिस्काउंट मिलेगा तो किस पे मिलेगा? अभी देखो यहाँ पर 3 वैल्यूज है, तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ ये 3 वैल्यू में से डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट किस पे कभी भी नहीं मिलता है? चलो किस पे कभी भी नहीं मिलता है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बताया था कौन से वैल्यू? एसजीएसटी और सीजीएसटी में नहीं मिलता है. परफेक्ट, मैंने तुमको बताया था कि ये जीएसटी का जो अमाउंट रहेगा ना इस पे तुमको कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा. डिस्काउंट हमेशा ये वैल्यू पे मिलता है, दैट इज 1,50,000 पे. ठीक है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट इस पे होगा. तुमको पेमेंट करना है 1,77,000. तो अगर लास्ट वाला वीडियो तुमने नहीं देखा है तो तुमको देखना चाहिए बहुत जाके ध्यान से. तो जरा कैलकुलेट करते हैं सर इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा. ठीक है, इसका वर्किंग नोट कैसे रहेगा? तो सर टोटल अमाउंट दैट नीड टू बी पेड. ठीक है, टोटल अमाउंट पेएबल कितना पे करना था हमको? सर 1,77,000 पे करना था. उसमें बोलता है कि वो डिस्काउंट देगा हमको, डिस्काउंट 10%.
अभी यहाँ पर आता है इसका इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। ये जो 10% है ये तुमको मिलेगा 1,50,000 का 10% एंड नॉट 1,77,000 का। तो यहाँ पर 15,000 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब जो अमाउंट हम उसको पे कर रहे हैं वो है 1,62,000। दिस इज द एक्चुअल कैश दैट वी आर पेइंग। तो सर ये जो कैश है ना, कैश, ये कैश के सामने हम लिखेंगे 1,62,000। फिर हमको डिस्काउंट जो मिला वो है 15,000 का। तो इसका मतलब प्रकाशन कंपनी डेबिट कितने से होएगा? प्रकाशन कंपनी डेबिट होएगा 1,77,000 से, ये दोनों को ऐड करने का। तो यही आंसर आता है, ये ऊपर वाला। ये जो कैलकुलेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 बार आया हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, तो इसको बहुत ध्यान से करना। इधर स्टूडेंट लोग गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे, ये जो 10% है ना, ये 10% वो लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे 1,77,000 पे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब भी तुमको डिस्काउंट मिलेगा, दैट डिस्काउंट विल बी ऑन दिस परचेस का वैल्यू एंड नॉट ऑन जीएसटी। तो जीएसटी पे यू विल नेवर रिसीव एनी डिस्काउंट। ये चीज एकदम क्लियरली अपने दिमाग में फिट कर दो। तो जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ परचेस का जो गुड्स का वैल्यू है उसी पे हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर वापिस इतना तुमको समझाया। मेक श्योर कि जो वीडियोज आप लोग देख रहे हो ना, उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको ना अलग कलर का पेन से उसी ट्रांजेक्शन के बाजू में लिख के रखना कि यहाँ पर डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन दिस वैल्यू एंड जीएसटी पे कभी भी डिस्काउंट नहीं लगेगा। ऐसे तुम्हारा नोट्स बनाओ, ठीक है? ये नोट्स तुम जब बनाओगे तुमको बीके बहुत सिंपल लगने लगेगा, लेकिन अगर तुम लोग खाली लिखते जा रहे हो बस देख देख के, तो बीके डिफिकल्ट लगेगा। और याद रखो, तुम कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो ना, तो बीके ना कॉमर्स स्ट्रीम का खून है, ठीक है? तुम कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करो, ये बीके तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगा। पहला 11th में उसका नाम रहता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 12th में भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बाद में उसको अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है वही। तो इसके लिए बेसिक्स स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए मैं इतना डिटेल में तुमको पढ़ा रहा हूँ। फाइन, आई होप तुमको ये वाला ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गया एंड इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनना और प्लीज वो वीडियोस देखो, और उसका लिंक अगर तुमने घुमा दिया तो तुमको वापस मिलेगा नहीं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से करना। चलो अभी देखो, ये जो 3 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, ये तीनों ट्रांजेक्शन है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? ये तीनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। करते हैं चलो एक एक एंट्री। पहला 30 तारीख का बात करते हैं। इनवॉइस गुड्स टू संजय। इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय मतलब सोल्ड गुड्स टू संजय। यू आर सेलिंग गुड्स टू संजय ₹60,000। तो 30 तारीख का जो मेरा जर्नल एंट्री आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सर संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि संजय को हमने गुड्स बेचा है 60,000 का, और किधर भी वो पैसा दे रहा है ऐसा लिखा नहीं है, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, संजय टू सेल्स। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखो, संजय ने क्या किया? गुड्स क्या किया? रिटर्न। रिटर्न किया। देखो बेचा था हमने, अभी वो एड़ा ना अगले दिन रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है तो वो हो गया मेरा सेल्स रिटर्न। तो मेरा एंट्री आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, उसका ऑपोजिट होएगा। तो 10,000 का गुड्स उसने रिटर्न किया है टू संजय अकाउंट, 10,000। देखो 60,000 का हमने गुड्स बेचा था, 10,000 का भाई साहब ने हमको रिटर्न किया। तो अगर मैं तुमको एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछूं कि सपोज संजय ना हमारा कस्टमर है, हमने उसको 60,000 का गुड्स बेचा था उधारी पे, फिर वो संजय एक दिन आके ना हमको 10,000 का गुड्स वापस देके क्या बोला, ये बराबर नहीं है, कुछ भी रीजन क्या, जैसे डैमेज है या मेरे को नहीं चाहिए बोल के 10,000 का वापस दिया। अभी कुछ दिन बीत गया और अभी हम लोग संजय से पैसा मांगने जा रहे हैं। कितना पैसा मांगोगे आप संजय से? 60,000 मांगोगे, 10,000 मांगोगे, कितना मांगोगे? बोलो ना, कितना पैसा मांगोगे संजय से? क्या लगता है तुमको कितना पैसा मांगना चाहिए? 60,000 का गुड्स बेचा था, उसमें से 10,000 उसने रिटर्न कर दिया है, तो संजय हमको कितना पैसा देना चाहिए? 50,000। 50,000। ओके चलो, पहला आंसर आया सर, संजय हमको 50,000 देना चाहिए। सुजल तेरे को क्या लगता है संजय कितना देना चाहिए? पर उसने सिर्फ 10,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न किया होगा ना पूरा। हाँ, 10,000 का ही गुड्स रिटर्न किया है उसने, तो 10,000 का उसने मेरे को गुड्स रिटर्न किया। मैंने कितने का गुड्स सेल किया था उसको? 3,000 का, तो उसने फुल सेटलमेंट में दिया ना। नहीं नहीं नहीं, अरे फुल सेटलमेंट मतलब उसने पेमेंट किया, अभी तक उसका पेमेंट का बात नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ देखो, संजय को हमने 60,000 का गुड्स बेचा था, 10,000 का उसने गुड्स रिटर्न किया, तो इसका मतलब संजय से कितना पैसा आने का बाकी है?
गुड्स रिटर्न क्या मतलब समझा क्या? देख, गुड्स रिटर्न क्या मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, अभी श्रेया मैंने तेरे को है ना 60,000 का ड्रेस बेचा है, ड्रेस, ठीक है, अच्छा पार्टी वेयर, मैंने तेरे को 60,000 का ड्रेस बेचा है, उसमें से तूने मेरे को कुछ ड्रेसेस रिटर्न किए, वो ड्रेसेस का कॉस्ट है 10,000 रुपीज। जो ड्रेस तूने मेरे को रिटर्न किया, बोला नहीं सर मेरे को ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं बोला ठीक है। तो अभी मैं जब श्रेया को बोलूंगा श्रेया पेमेंट कर देना, तो श्रेया कितना पेमेंट करेगी तू? 50,000 है। हाँ वाह सानी, खुद का है तो बराबर 50,000 आंसर है। तो ये नहीं सर वैसे नहीं, पर हाँ, आपको पूछा कि उसने अगर नहीं 10,000 का गुड्स रिटर्न किया है तो उतना ही उसको पेमेंट करना चाहिए ना। नहीं, संजय ने पेमेंट करेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, संजय क्यों पेमेंट करेगा? हम लोग उसको गुड्स बेच रहे हैं ना, तो हम लोग जब उसको गुड, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, देखना दोनों, अभी तक पैसा उसने दिया नहीं है हमको, अभी हाँ तक उसने पैसा दिया नहीं है, हमने सिर्फ उसको गुड्स बेचा है, हमने 60,000 का गुड्स इधर बेचा है और उसने 10,000 का उसने रिटर्न किया है। तो इसका मतलब अगर मैं संजय को बोलूँ, "ए, संजय जरा पेमेंट क्लियर करना", तो संजय कितना पेमेंट क्लियर करेगा? 50,000 क्लियर करेगा, क्योंकि सर 60,000 का चीज बेचा, 10,000 का तो मैंने वापस दिया ना आपको, तो मेरे को तो खाली 50 ही देना है आपको। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाने का मजा आता है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। अभी इसमें कुछ तो है ना, मजा हो गया एकदम। देखो ये क्या हो रहा है, संजय बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? मैं संजय हो गया पूरा भिखारी। इंसॉल्वेंट मतलब फुल कंगाल, भिखारी। संजय भिखारी हो गया, एंड हमको कितना पैसा मिला? देखो ये जो पार्ट है ना, इसमें एग्जाम में वो लोग मस्त घुमाते हैं। एंड रिकवर्ड ओनली 50 पैसे इन अ रूपी। अभी यहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं। 50 पैसे इन अ रूपी का क्या मतलब हो गया? संजय से क्या खाली 50 पैसा मिला मेरे को? नहीं, जब वो लोग बोलते हैं ना रिसीव्ड ओनली 50 पैसे इन अ रूपी, उसका मतलब है कि तुमको 50% जो पैसा था वो तुमको संजय से वापस मिला। 50 पैसे इन अ रूपी मतलब 50%। अगर ऐसे बोला होता तो 25 पैसे इन अ रूपी, 25%. 5%। 25%। अगर वो लोग बोला रहता था 20 पैसे इन अ रूपी, 20%. 20%। हाँ, तो इसमें ना गड़बड़ नहीं करने का, क्योंकि ऐसा जब एग्जाम में फर्स्ट टाइम आता ना तो स्टूडेंट को पूरा हिल जाता है। उनको लगता है 50,000 देने का था और ये गधे ने हमको खाली 50 पैसा दिया, जो कि अभी बंद हो चुका है। नहीं, 50 पैसा नहीं रे बाबा, 50 पैसे इन अ रूपी। एक रूपी में 100 पैसे रहता है, उसमें तुमको 50 पैसे मिल रहा है, मतलब आधा पैसे मिल रहा है, हाफ। तो 50 पैसे इन रूपी तुमको मिला। देखो अभी ये जो सेंटेंस अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर्ड ओनली 50 पैसे इन रूपी, यहाँ पर कहीं पर भी वो लोग ने मेंशन नहीं किया कि संजय ने मेरे को कितना पैसा दिया। वो हमको कैलकुलेट करना है। वो कहाँ से कैलकुलेट होगा? वो होगा यहाँ से, उसका ऊपर वाला ट्रांजेक्शन से, कि सर 60 का गुड्स बेचा था, 10 का रिटर्न आया, तो इसका मतलब संजय से जो अमाउंट हमारा ड्यू था वो कितना था? 50,000 रुपीज था। ठीक है, देखो मैं तुमको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो ये मेरा 31st का ट्रांजैक्शन है। तो संजय को हमने गुड सेल किया था, ठीक है, गुड सोल्ड रुपीज 60,000। उसमें से हम माइनस करेंगे जितना उसने गुड्स रिटर्न किया है, तो गुड्स रिटर्न 10,000। तो इसका मतलब बैलेंस जो हमको संजय से मिलना था वो था 50,000 रुपया। अभी ये 50,000 के साथ गलत हो गया है। गलत हो गया मतलब ये जो 50,000 है उसमें से हमको सिर्फ 50% ही पैसा मिला है। ठीक है, जो 50,000 है उसमें हमको 25,000 मिला एंड बाकी 25,000 हमारा डूब गया। तो ये जो 25,000 हमको मिलता है, ठीक है, 25,000 हमारा पैसा मिला, तो ये जो मिला ना, दिस विल बी माई कैश अकाउंट। एंड जो हमारा पैसा डूब गया, दिस इज लॉस फॉर अस, एंड उसे कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है जो मेरे को पैसा मिलना चाहिए था वो मेरा पैसा लोगों ने डुबा दिया। किसने डुबाया? ये संजय ने डुबाया। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा सर? जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट। सर वाई कैश अकाउंट डेबिट? बिकॉज कैश कम्स इन। 25,000 का आपको कैश मिला है, bad debts account will be debited. Why bad debts account will be debited? Because sir, bad debts is our loss. And who is the giver of this cash and loss? Sanjay is the giver. तो संजय अकाउंट 50,000। देखो यहाँ पर वर्ड भी बोला है फुल सेटलमेंट, लेकिन यहाँ पर है ना फाइनल सेटलमेंट है। फाइनल सेटलमेंट मतलब कोर्ट ने बोला संजय का सारा प्रॉपर्टी बेच डालो एंड 50% पेमेंट ये मतलब हमको कर दो। हम लोग कौन है? हम लोग है धोनी।
तो हम लोग धोनी है, हम लोग को संजय से 50% पेमेंट ही मिला, 50% पेमेंट मिला मतलब बाकी पेमेंट हमको नहीं मिलेगा। तो जो पैसा हमारा डूब गया उसे कहते हैं बैड डेट्स। तो मैं इधर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ, सर कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज सर कैश कम्स इन। बैड डेट्स डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज इट इज माई लॉस एंड संजय इज द गिवर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, जो ऐसा अलग अलग क्वेश्चन आता है ना, उसमें मैं ऐसे लिख के रखता हूँ। ये क्यों, तुमको क्या लगता है मुझे क्या ये सब नहीं आता क्या? तो ये सब मेरे को आता है, लेकिन मैं ऐसे लिख के रखता हूँ क्योंकि मेरा तरीका है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स लोग भी है ना ये तरीके को फॉलो करो। तो जब तुम ये सिस्टम फॉलो करोगे, तो जब एग्जाम का दिन नजदीक आएगा ना, उस टाइम पे तुम क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तुम्हारा कि अरे बैड डेट डेबिट क्यों किया था, ऐसे क्यों किया था। तो तुम इधर लिख सकता है इट इज लॉस। कैश क्यों डेबिट हो रहा है, बिकॉज इट कम्स इन। जनरली लोग है ना, जब ऐसा इंसॉल्वेंट होता है ना, तो यहाँ पर कैश की जगह पर लोग बैंक भी लिखते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो इंसान एकदम कंगाल हो गया। कंगाल हो गया मतलब कोर्ट क्या करता है, मैं उसका सारा प्रॉपर्टी बेच देता है, एंड जिन जिन का पैसा बाकी है वो कोर्ट उनको पैसा देता है। एंड जब भी कोर्ट पैसा देता है ना, कोर्ट हमेशा चेक के थ्रू देता है। तो इसके लिए बहुत सारा लोग इधर बैंक लिखते हैं। तो तुम बैंक लिखो या कैश लिखो, तुम्हारा आंसर राइट ही आएगा, इट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, तुम कैश लिखो बैंक लिखो, लेकिन अगर तुम एकदम करेक्ट लिखना चाहते हैं तो तुम्हारा आंसर रहना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। बट ठीक है, कैश अकाउंट इज ऑल्सो फाइन। तो ये है तुम्हारा जर्नल एंट्री। बैड डेट्स का मतलब है लॉस, जो पैसा मुझे मिलने वाला था वो पैसा अब मुझे नहीं मिलेगा, वो पैसा मेरा डूब गया। तो ये संजय ने मेरा पैसा डुबा दिया, तो जो पैसा डुबाया दैट इज नोन एज बैड डेट्स। चलो, आई होप इसमें अभी किसी को भी कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये जो तुम्हारे एंट्रीज है ना, ये एंट्रीज को थोड़ा अच्छे से कर लेने का। ये नवंबर 12, नवंबर 15, फिर बाद में ये ठीक है, ये सिंपल है। फिर ये पैसा जब मिलता है तो इसमें से डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है। बहुत इजी रहता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। खाली ये चीज है कि आप लोग को ना ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा, ध्यान से करोगे तो इट इज वेरी 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 इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। खाली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड फिर ये वाला लास्ट वाला संजय वाला सब। चलो ठीक है, तो ये अपना खत्म हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज सम नंबर 9। ठीक है, ये सम नंबर 9 अगर तुमको आ गया ना, बाद में तुमको ये भी आ जाएगा आराम से, ये तुम खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं सम नंबर 9। तो ये क्या बोल रहा है देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइज। ओके, एंड यहाँ पर मेरे को देखो कुछ नया आ गया है सर, ये है ना कुछ अलग दे के रखा है। यहाँ पर दिख रहा तुमको, इधर कुछ तो दिया है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, फिर नीचे दिया है क्रेडिट बैलेंसेस। ये सब क्या है सर? ये सब है ना तुम्हारा असेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूज है। ये क्रेडिट बैलेंस जो बोला ना, ये सब तुम्हारा लायबिलिटी है, एंड जो तुम्हारा ऊपर है ये सब तुम्हारा असेट्स है। देखो क्रेडिट बैलेंसेस जो है ना, एंड इसके नीचे जो लिखा है ये सब लायबिलिटीज है, एंड ऊपर जो है ना वो सब तुम्हारा असेट्स है। तो इसका करने का क्या सर? इसका करने का बहुत सिंपल, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। इसका क्या करने का सर, जो भी मेरे असेट्स है उन सबको डेबिट कर दो, एंड जो भी मेरे लायबिलिटीज है उन सबको क्रेडिट कर दो। तो जरा ऊपर बात करते हैं कैश एट बैंक। क्या लगता है तुमको, कैश एट बैंक है असेट है कि लायबिलिटी है? इट इज माई असेट्स है, तो कैश एट बैंक इज माई असेट। सन्ड्री डेटर, दो डेटर लोग है मेरा, एक राम है दूसरा रहीम है, तो सन्ड्री डेटर इज ऑल्सो माई असेट। स्टॉक इज माई असेट, बिल्डिंग इज माई असेट, दीज आर ऑल माई प्रॉपर्टीज। क्रेडिट बैलेंस में सन्ड्री क्रेडिटर, सर सन्ड्री क्रेडिटर इज माई लायबिलिटी। देर आर टू सन्ड्री क्रेडिटर, एक है सपना दूसरा है रोहित। एंड नेक्स्ट है बैंक लोन, सर बैंक लोन इज ऑल्सो माई लायबिलिटी। सो ये जो ऐसा बैलेंसेस देते हैं, इसमें हम जो एंट्री पास करते हैं उसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री कैसे पास करने का? एक मिनट, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री होता क्या है? अभी से फॉर एग्जांपल मेरा है ना कपड़े का बिजनेस है, मैंने कपड़े का बिजनेस चालू किया था 1 अप्रैल को, एंड अभी साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो मेरे गोडाउन के अंदर बहुत सारा कपड़े पड़े हुए रहेंगे। तो मैं उन कपड़े को क्या करूंगा, आग लगा दूंगा कि मेरा साल खत्म हो गया, अभी कपड़े का मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करूंगा?
नहीं सर। नहीं, अरे साल खत्म हो रहा है, साल क्या खत्म हो रहा है, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसके लिए वो साल खत्म होता है। मेरा धंधा थोड़ी खत्म हुआ, तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि 31 मार्च को जो मेरा स्टॉक था ना, वो मेरा 1 अप्रैल को मेरे पास नया स्टॉक आया। नया स्टॉक मतलब वही स्टॉक को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरे नए साल में। तो ये जो है ना तुमको इधर स्टॉक दिख रहा है, ये वो स्टॉक है। मतलब पिछले साल 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक पड़ा था, वो मेरा 1 अप्रैल का न्यू स्टॉक्स है। न्यू स्टॉक्स मतलब जो मेरे पास पिछला साल का था, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर में लेके आ रहा हूँ। तो उसको फेक थोड़ी दूंगा। ये साल हम लोग क्यों करते हैं सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च से हमारा साल रहता है। ये साल इज जस्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट। मेरा बिजनेस थोड़ी बंद होता है, बिजनेस तो कंटिन्यूस चलता है। तो सर ये जो ओपनिंग एंट्री है, इसको लिखने का कैसे है? चलो मैं तुमको सिखाता हूँ लिखने का सिंपल टेक्निक। जो भी असेट्स है सब डेबिट करो, जो लायबिलिटीज है सब क्रेडिट करो। देखो मैं एंट्री मारता हूँ और ये एंट्री होगा 1 अप्रैल में, तो ये डेट विल बी 1 अप्रैल 2019। तो इसका जर्नल एंट्री मारते हैं, देखो 2019 अप्रैल 1। तो सर इसका एंट्री कैसे होगा? क्या रूल बताया था मैंने सर? सारे असेट्स जो है उनको डेबिट करो। तो सर ये ऊपर है ना सब असेट ही है, मैं फुल येलो मार्क कर देता हूँ। सर ये सारे के सारे असेट है मेरे, तो इन सबको डेबिट करो। तो चलो एक एक को डेबिट करते हैं। तो पहला आइटम है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। दूसरा आइटम है मेरा सन्ड्री डेटर्स। तो सर सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, अभी राम ही नाम था ना, राम एंड रहीम अलग अलग नहीं लिखूंगा मैं, सन्ड्री डेटर का टोटल लिखूंगा। टोटल मतलब 20 + 30, 20 + 30 इज 50,000 रुपीज। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी मेरा असेट है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 55,000 रुपीज। फिर उसके बाद बिल्डिंग, तो सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज। फिर क्रेडिट बैलेंसेस, तो ये नीचे का सब लायबिलिटी है सर। जो जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटी को आप कर दो क्रेडिट। तो लायबिलिटी को मैं कर दूंगा क्रेडिट। लायबिलिटी में आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर में भी दो लोग हैं, सपना एंड रोहित, तो दोनों का टोटल मार दूंगा मैं 50,000 बार। फिर उसके बाद दूसरा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है बैंक लोन। तो बैंक लोन अकाउंट वैल्यू इज 50,000। लेकिन अगर तुम ये जर्नल एंट्री को ध्यान से देखते हो तो देखो ना, ये एक कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं है। क्यों ऐसे कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं है? कौन बता सकता है मेरे को वाई मैंने ऐसे क्यों बोला कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं है? कुछ तो है ना इसमें अलग है। क्या अलग है? कौन बता सकता है मेरे को? अभी तक तुमने जितना भी जर्नल एंट्री किया, वो जर्नल एंट्री और ये जर्नल एंट्री में क्या फर्क है? क्या डेबिट अलग? साइड और क्रेडिट साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट सर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए, लेकिन इधर नहीं आ रहा सर। इधर देखो, इधर 80,000 है, 50,000 है, 55 है, 1,50,000 है। तो ये तो सर बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर इस तरफ जो हमारा वैल्यू है, वो वैल्यू तो हमारा सिर्फ 1,00,000 है। तो हमारा वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, तो वैल्यू सेम होना चाहिए ना। तो सेम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है उसको लिखेंगे यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट, एंड वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। अभी सर ये कैपिटल का वैल्यू कैसे निकालने का? तो कैपिटल का वैल्यू कैसे आएगा? ये जो ब्लू में मैंने मार्क किया है इसका टोटल, ठीक है, इसका टोटल कितना आता है? इसका टोटल आएगा, ये देखो, ये हो गया 1,05,000, ये हो गया 1,50,000 प्लस 1,05,000 विल गिव मी 2,55,000। 2,55,000 प्लस 80 वो आएगा मेरा 3,35,000। तो ये जो ब्लू है इसका टोटल इज 3,35,000। दिस इज टोटल ऑफ माई असेट्स, ठीक है। तो 3,35,000 टोटल ऑफ माई असेट, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे टोटल ऑफ माई लायबिलिटीज। सर व्हाट इज माई लायबिलिटी का टोटल? तो माई लायबिलिटी का टोटल इज 1,00,000 रुपीज। क्या कोई बता सकता है क्या 1,00,000 कैसे है? 50-50। हाँ 50-50 सर ऐड किया आपने। तो ये जो 50-50 है, एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। तो सर ये जो 50 और 50 है, ये 50-50 दैट इज 1,00,000 रुपया। तो 3,55,000 माइनस 1,00,000 विल गिव मी कितना? 3,35,000 माइनस 1,00,000 विल गिव मी 2,35,000 रुपीज। तो ये है मेरा कैपिटल का वैल्यू।
हमेशा ओपनिंग एंट्री में ना ऐसा एक कैपिटल आएगा विच इज योर बैलेंसिंग फिगर। अभी ये कैपिटल में हमने किया क्या, देखो ये कैपिटल हमको कैसे मिला सर, ये जो कैपिटल है इसका हमने क्या किया है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर तुमको याद रहेगा माय डियर स्टूडेंट, जो वीडियोस मैंने भेजा था और जो मैंने लाइव लेक्चर में तुमको थोड़ा समझाया था, उसमें जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था जो हमने सीखा था वो यही था, कैपिटल इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जहां पर मैं तुमको बताया था तुम बता सकते हैं वेदर दैट पर्सन इज सॉल्वेंट की वेदर दैट पर्सन इज इनसॉल्वेंट। याद है क्या वीडियो में डाला था 3 लाख था, फिर इधर 2 लाख है, तो सर ये पॉजिटिव आंसर आया तो सॉल्वेंट, ये आंसर नेगेटिव आया तो इनसॉल्वेंट। अरे किसी को हाँ, तो ये जो है कैपिटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, वही फॉर्मूला इधर यूज किया है मैं। ये जो ब्लू ब्लू में है ना ये है मेरा टोटल ऑफ असेट्स, एंड जो ग्रीन ग्रीन में है ना ये है मेरा टोटल ऑफ लायबिलिटी। तो असेट का टोटल माइनस लायबिलिटी का टोटल आप करेंगे ना सर तो आपको कैपिटल का वैल्यू आता है। तो ये है मेरा जर्नल एंट्री, इसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्रीज। ये हमेशा साल का फर्स्ट डे पे करते हैं, तो इसके लिए अप्रैल 1 कैसे करने का सर, ऑल असेट्स विल बी डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड, एंड जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा दैट विल बी माय कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर कैसा आएगा सर, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल विल गिव यू कैपिटल का फिगर। इट इज सो सिंपल। चलो अभी कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अभी देखो जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना उसको मैं सॉल्व नहीं करेगा, वो मैं तुमको दे रहा हूँ होमवर्क, लेकिन मेरे को ये लगा ना हाँ ये थोड़ा अलग है, ये स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, वो मैं तुमको सॉल्व करके देता हूँ। तो देखो अप्रैल 1, अभी जो ये देखो एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। अभी ये परचेज गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कौन बताएगा मेरे को इसका जर्नल एंट्री बताओ। गुड्स परचेज क्या एंट्री आता है, बोलो ना कोई तो बोलो। गुड्स परचेज का एंट्री क्या आएगा, गुड्स हाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट। ओ सीओ का मतलब होता है कंपनी, तो मेरा आंसर आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट। तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा 1,50,000 में से सर 10% माइनस करो, दैट गिव्स मी 1,35,000। तो चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूं मैं। तो मेरा आंसर आएगा वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन। तो जो सिंपल सिंपल है इट इज अज्यूम किए तुमको अभी आता है। तो मेरा आंसर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी 1,35,000 1,35,000। ये कैसे है सर, 1,50,000 इज माई ग्रॉस कॉस्ट, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस दैट इज 15,000 एंड 1,35,000 इज माई नेट कॉस्ट, एंड ये मैं लिखूंगा दिस इज नेवर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये सब बहुत हो गया अभी पहले कर करके। तो अप्रैल 1 का ये एंट्री। नेक्स्ट है अप्रैल 4। अप्रैल 4 क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड सोल्ड टू अमित शर्मा, तो मेरा एंट्री आएगा अमित शर्माज अकाउंट डेबिट। कितना गुड्स बेचा था, 2 सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट है, बोलो ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, हेलो ट्रेड डिस्काउंट क्या करोगे। अरे तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है क्या, अक्षय। हाँ सर। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। माइनस। 20,000 में से 7,000 माइनस होगा, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 63,000। अभी एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। हाँ बोल सर, इधर बहुत आवाज आ रहा है, इसके लिए माइक बंद कर। हाँ चलेगा चलेगा, बंदी रख। हाँ, तो ये 63,000 का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश एन अमाउंट पेड बाय NEFT। तो ऑनलाइन पेमेंट तुमने किया है, परचेज गुड्स एन अमाउंट पेड बाय NEFT। तो ये जो सिंपल सिंपल है ना, ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम होमवर्क में आराम से करने का। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 2 lakhs एट 28% GST। तो मेरा एंट्री आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वाई बैंक अकाउंट, बिकॉज सर अमाउंट इज पेड बाय NEFT। अब ये बार बार बहुत बार हुआ है तो इसको मैं तुमको ही करने दूंगा। तो ये 9th वाला इज योर होमवर्क। ठीक है, जो मेरे को बहुत सिंपल लगेगा ना वो तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम आराम से खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट 12th वाला भी, सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे, सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे 90,000 एट 28% GST। तो ओके तुमने गुड्स बेचा है
एंड ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो तुम्हारा एंट्री रहेगा आदित्य रे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो अगर मेरा GST 28% है तो मेरा CGST एंड SGST विल बी 14% ईच। सिंपल, ठीक है, बहुत इजी सा सम है ये, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। नेक्स्ट 15th वन, पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, वेरी सिंपल। तो सर रेंट आपने पे किया, तो मेरा अगर मैं इसका ही खाली एंट्री मारता हूँ जो मैंने ब्रैकेट किया, तो मेरा एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड पेड सैलरी, तो मेरा एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं दोनों साथ में लिखना चाहता हूँ तो मेरा एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट 5000, सैलरी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 23,000। इजी। नेक्स्ट 17, क्या तुम मेरे को ये बता सकते हो प्रोप्राइटर हाउस रेंट पेड क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? चैट बॉक्स में भी तुम डाल सकते हो, वैल्यू नहीं, अपना कौन सा अकाउंट आएगा वो डाल सकते हो। प्रोप्राइटर हाउस रेंट पेड क्या लगता है तुमको, कौन सा अकाउंट शुड बी डेबिटेड? ये मैंने तुमको सिखाया था, बोला भी था ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग वेराइटी आता है। बोलो, प्रोप्राइटर हाउस रेंट पेड, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? क्या लगता है तुमको, कौन सा अकाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट पेड? चलो आंसर आ रहा है मेरे पास, प्रोप्राइटर रेंट। परफेक्ट। ये सुजल एंड श्रेया ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट पेड, तो अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट। व्हाई? बिकॉज सर ये जो प्रोप्राइटर का घर का खर्चा है इट इज पर्सनल इन नेचर, तो मेरा आंसर विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। वेरी गुड श्रेया एंड सुजल। चलो अभी 20th, अभी ये मैं सॉल्व करके तुमको सिखाता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, 20th बोल रहा है कि सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड ऑन 9th April at 20% प्रॉफिट एंड 28% GST। ओके, तो जरा 9th April में हम चलते हैं। तो 9th April मतलब सर यहाँ पर आ गए हम, कितने का गुड्स हमने खरीदा था? देखो अंडरलाइन किया, कितने का गुड्स हमने खरीदा था? 2 लाख का गुड्स हमने खरीदा था। तो सर ये जो 2 लाख का गुड्स है उसका हमने हाफ मतलब 2 लाख का हाफ इज 1 लाख। तो सर ये हाफ जो गुड्स है ये हमने बेचा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां हम कैलकुलेशन करते हैं, सर 1 लाख का जो गुड्स है ये हमने बेचा है। और कैसे बेचा है सर? उसमें हमने ना 20% प्रॉफिट लगाया। 20% प्रॉफिट लगाया मतलब इसमें हमने प्रॉफिट ऐड किए, इसमें हमने प्रॉफिट जोड़ दिया 20%। तो प्रॉफिट जोड़ दिया 20%, 1 लाख का 20% कम्स टू 20,000 रुपीज। तो सर 1 लाख एंड 20,000, इसका मतलब 1,20,000 का गुड्स बना के हम उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमने खरीदा था 1 लाख में, लेकिन हम उसको बेच रहे हैं 1,20,000 में। ऐसा कर सकता है क्या हम? हाँ कर सकते हैं। अगर मेरा बिजनेस है खरीद के बेचने का, तो मैं कम दाम में खरीदूंगा एंड उसमें अपना प्रॉफिट लगा के उसको हायर प्राइस में बेचूंगा। इधर मैं वही कर रहा हूँ। मैंने लाख रुपए में खरीदा था, उसमें मैंने अपना 20% प्रॉफिट उसमें ऐड किया, तो मेरा टोटल जो गुड्स का वैल्यू है वो आ गया 1,20,000 का। लेकिन सर ये जो 1,20,000 का गुड्स है इसमें मेरे को GST भी भरना है, ठीक है। तो GST कितना देके रखा है हमको? GST है 28%। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे वही अपना सिंपल सा कैलकुलेशन। अगर 28% GST है तो मेरा CGST विल बी 14% एंड मेरा जो SGST है वो रहेगा मेरा 14%। तो ये CGST का 16,800 एंड SGST का 16,800 जुड़ जाएगा। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हम बेच रहे हैं वो आएगा हमारा 1,53,600। तो सर ये तो आपने बता दिया इसका, लेकिन जर्नल एंट्री क्या आएगा? ठीक है, तो जर्नल एंट्री जरा करते हैं। देखो, सोल्ड गुड्स, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड एट 20% प्रॉफिट एंड 28% GST। तो हम लोग ने गुड्स बेचा है, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब सर आपको कैश मिल गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपको कैश कितना मिलेगा सर? 1,53,600, सॉरी 800 नहीं, 600 का आपको कैश मिलेगा। टू सेल्स, सर आपने, आपका गुड्स का प्राइस क्या था? 1,20,000। ये
टू आप ये गुड्स बेच रहे हो तो यहाँ पर लगेगा टू आउटपुट CGST अकाउंट. आउटपुट CGST is 16,800. टू आउटपुट SGST अकाउंट, उसका वैल्यू कितना रहेगा, ये वाला 16,800. अभी आप लोग बोलोगे सर ये प्रॉफिट तो आपने लिखा ही नहीं. माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था जब भी आप गुड्स बेचते हो तभी उसका ऊपर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस इज नेवर रिकॉर्डेड. आप बोलोगे सर ये आपने कब बोला था, तो ये मैंने ना आपको ये सम करते हुए बताया था. देखो ये जब हमने सम किया था ना लास्ट क्लास में, ये वाला सम, ये याद है तुमको? सोल्ड गुड्स मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, 5,000 एट अ लॉस ऑफ 1,000. तो मैंने बोला था 5,000 का चीज है, मैं 1,000 रुपए में बेच रहा हूँ, तो कितना वैल्यू आएगा? तो आप लोग ने बोला सर 4,000 में हमने बेचा उसको, तो हम लोग 4,000 ही लिखा था. वो पावर पॉइंट में गलत लिखा था, तो मैंने बोला ये कट करो, ये नहीं लिखना है हमको लिखना है ये वाला वैल्यू. याद है क्या ये सबको? तो यहाँ पर भी देखो गुड्स हमने बेचा था, उसमें लॉस हो रहा था. अभी हम जो गुड्स बेच रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट लगा के बेच रहे हैं. तो गुड्स जब भी हम बेचेंगे तो उसमें होने वाला प्रॉफिट या उस पे होने वाला लॉस इज नेवर रिकॉर्डेड. ये एकदम दिमाग में फिट बिठा दो. तो ये जो रेड ऐसा धनुष बाण जैसा बना के रखा है ना मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको है ना जरा ध्यान से करने का, क्योंकि ऐसा जो थोड़ा अजीबोगरीब सम आता ना वो तुम्हारा कॉलेज में पूछने का चांसेस रहता है. तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया. 20% प्रॉफिट, सर ये सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स. हाफ मतलब सर 2 लाख का गुड्स खरीदा था, उसका आधा मतलब 1 लाख का गुड्स, तो इसके लिए यहाँ पर आया 1 लाख. उसमें हमने लगाया 20% प्रॉफिट, तो 1 लाख पे सर प्रॉफिट ऐड करेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है हमेशा, लॉस रहेगा तो माइनस होएगा. तो प्रॉफिट ऐड होगा, तो 1,20,000 का गुड्स है, उस पर हमको GST भरना पड़ेगा, मतलब मिलेगा हमको GST क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं. तो ये है मेरा जर्नल एंट्री. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. लेट्स टेक अप द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज वेरी सिंपल. पेड फॉर वेजेस ₹1,500. अब ये बहुत इजी है, तो इसका एंट्री आएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, ये तुम खुद से कर सकते हैं होमवर्क. पेड फॉर वेजेस इज वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट, फर्नीचर परचेस्ड 1,80,000 at 12% GST and amount paid by RTGS. RTGS मतलब ऑनलाइन पेमेंट. तो ऑनलाइन पेमेंट मतलब बैंक अकाउंट से पैसा गया. तो मेरा एंट्री आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. मैंने परचेसेस क्यों नहीं लिखा, मैंने फर्नीचर क्यों लिखा? कोई भी एक परचेजेस गुड्स के लिए यूज होता है. परफेक्ट, क्योंकि सर परचेसेस गुड्स के लिए यूज होता है और यहाँ पर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं. परफेक्ट. चलो अभी आते हैं दो अच्छा वाला एंट्री पे, दो अच्छा इंपॉर्टेंट वाला एंट्री पे, विच इज ये सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर ऑफ 20,000 फॉर 12,000. कौन बताएगा इसका क्या मतलब है? मैं बोलता हूँ. चलो, सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर था, हमने 12,000 में बेचा. ओके, 20,000 का फर्नीचर हमने 12 में बेचा, तो मेरा लॉस हो गया ना 8,000 का. 20,000 वैल्यू है उसका और मैं उसको 12,000 में सेल कर रहा हूँ. तो इसका मतलब मेरे को कैश कितना आया रहेगा? सर मेरे को कैश आया रहेगा 12,000 रुपया, क्योंकि मैंने 12,000 में बेचा है. एंड मेरा जो फर्नीचर है वो मेरा फर्नीचर कितने का गया है? सर मेरा फर्नीचर तो 20,000 का गया है. तो इसका मतलब मेरे को हुआ 8,000 का लॉस. तो ये जो मेरा लॉस रहेगा इसको मैं लिखेगा लॉस ऑन सेल. तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 8,000. कैश आया 12,000, लॉस हुआ 8,000 का एंड फर्नीचर गया मेरा 20,000 का. सर इसमें आपने प्रॉफिट या लॉस ऐसा क्यों लिखा है? माय डियर स्टूडेंट, ये फर्नीचर है, दिस इज माय फिक्स्ड एसेट. तो जब भी फिक्स्ड एसेट रहता है आप प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हो. जब भी गुड्स रहता है आप प्रॉफिट और लॉस उसमें रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक है, ये मैं बहुत स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा ना तुमको जो कॉलेज में पढ़ाएंगे ना उधर भी वो लोग गलत करते हैं. वहां पर जब भी वो लोग गुड्स सेल करते हैं या गुड्स परचेज करते हैं एट प्रॉफिट, तो लोग उधर लिखते हैं कि प्रॉफिट इतना हुआ, सेल इतना हुआ, जबकि वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि गुड्स जब भी आप परचेज करते हो, जब भी आप सेल करते हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ठीक है, चलो आगे देखो क्या बोल रहा है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, हमने शेयर्स बेचा. 10,000 का शेयर था और हमने 15,000 में बेचा, मतलब 5,000 का हुआ हमको प्रॉफिट. और ये पैसा हमको कैसे मिल रहा है? चेक से मिल रहा है. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला जो एंट्री है दैट इज ऑन 30th. चेक से मिल रहा है मतलब सर मेरे पास चेक कितने का आएगा? मेरे पास चेक आया 15,000 का.
ठीक है, क्योंकि 15,000 में बेचा मैंने। था कितने का शेयर? शेयर तो था सर 10,000 का ही था, तो शेयर्स गोज आउट। कितने का शेयर्स गोज आउट? 10,000 का शेयर्स गोज आउट। तो सर जो रिमेनिंग 5,000 है दैट इज माय प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। तो सर प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इसके लिए प्रॉफिट क्रेडिट हुआ। एंड ऊपर देखो, ऊपर लॉस सर हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट। देखो यहाँ पर फर्नीचर था, यहाँ पर शेयर्स है, तो ये दोनों भी है ना गुड्स नहीं है। अगर गुड्स होता तो हम ये प्रॉफिट या ये लॉस ऐसा अलग से नहीं लिखते। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बात को इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ? तो अगर ये प्रॉफिट या लॉस अलग से हम नहीं लिखते, अगर ये गुड्स का ट्रांजैक्शन होता, ये गुड्स नहीं है, ये मेरा फिक्स्ड असेट है और ये एक मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए उसका प्रॉफिट और लॉस मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये है हमारा जर्नल, एंड इसके साथ हमारा जो जर्नल चैप्टर है इट कम्स टू एन एंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।